हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 163 राक्षसी प्रतिभाएं। किन योरान, ग्रैंड किन एम्पायर की इंपीरियल अकादमी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह मार्शल आर्ट और लिबरल आर्ट्स दोनों में एक ऑलराउंडर है और इंपीरियल अकादमी में दोनों में ही उसे प्रथम स्थान प्राप्त है। वह पहले स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर है और उसकी असली ताकत अज्ञात है। अफवाहों के अनुसार उसके पास स्वर्ग रैंक डार्क ट्रेजर है, लेकिन किसी ने उसे इसका उपयोग करते नहीं देखा है। अफवाहों का कहना है कि वह इसका उपयोग करने से कतराता है क्योंकि स्पिरिट रियल्म के नीचे के प्रोफाउंडर्स में उसे इसका उपयोग करने के लिए योग्यता नहीं है। फैंग लिंग, इंपीरियल अकादमी के एक और शीर्ष प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और उनके पास एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी रैंक डार्क ट्रेजर डिफिएंट स्पीयर है। इसके अलावा उन्होंने स्पीयर इनसाइट को समझ लिया है और तीसरे रैंक के किंग रियल्म विशेषज्ञ का सफाया कर दिया है। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है। युआन ये प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और मूल विद्यालय की बाहरी न्यायालय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। उसकी असली ताकत अज्ञात है, लेकिन आप सभी ने शहर के प्रवेश से पहले इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उसकी ताकत वेनरेन यू और लेंग शिनरान से बिल्कुल बेहतर है। यू हेंग ने धीरे से बात की और इन सभी प्रतिभाशाली लोगों की कमजोरियों के बारे में उन्हें बताया। वे सभी स्वाभाविक रूप से ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे और उन्होंने गंभीरता से उनकी बात सुनी। 1 घंटे बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक हॉल में आया। वह यू हिंग और सुकिंगशी के पास गया और उनसे कुछ कहा। अचानक यू हिंग खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर अचानक भाव बदल गए और उसने कहा, क्या जानकारी सही है? मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। यू हिंग और सुकिंगशी ने जब यह सुना तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनकी आंखों में एक कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति उभर आई। थोड़ी देर बाद यू हिंग ने गहरी सांस ली, उन सभी पर नजर डाली और कहा, एक और राक्षसी प्रतिभा है, मूल विद्यालय का युआन टोंग। वह एक सच्चा राक्षसी प्रतिभा है। उन्हें पहले स्वर्ग क्षेत्र में नंबर 1 विशेषज्ञ और पिछले 500 वर्षों से पूरे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे राक्षसी प्रतिभा कहा जाता है। उन्होंने 6 साल की उम्र में साधना शुरू की, 10 साल की उम्र में पहले स्वर्ग क्षेत्र को प्राप्त किया, 13 साल की उम्र में इसके शिखर पर पहुंचे और फिर मूल विद्यालय के बाहरी न्यायालय में नंबर 1 विशेषज्ञ बन गए। उसके बाद वह 15 साल की उम्र में मूल विद्यालय के इनर कोर्ट में नंबर 1 विशेषज्ञ बन गए। हाँ, इनर कोर्ट रैंकिंग। आप सभी को यह महसूस करना चाहिए कि मूल विद्यालय की इनर कोर्ट रैंकिंग पर सभी अस्तित्व राजा क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। ओरिजिन स्कूल की स्थापना के बाद से वह बाहरी कोर्ट और आंतरिक कोर्ट दोनों रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति ओरिजिन स्कूल के संस्थापक पूर्वज थे। उनकी साधना की गति केवल ओरिजिन स्कूल के संस्थापक पूर्वज से कमतर है, लेकिन उनकी प्राकृतिक प्रतिभा ओरिजिन स्कूल के संस्थापक पूर्वज से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने मुट्ठी के इरादे और मार्शल इरादे को समझ लिया था। वह ओरिजिन स्कूल के इतिहास में 2 इरादों को समझने वाले पहले व्यक्ति हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में मार्शल गॉड बनने का उनका सबसे अच्छा मौका है। तलवार साधकों के बीच मार्शल गॉड की उपाधि तलवार सम्राट की उपाधि के बराबर है। तलवार सम्राट की उपाधि की तरह ही मार्शल गॉड की उपाधि भी कुछ हजार सालों से हासिल नहीं हुई है। 1 साल पहले उन्होंने बंद दरवाजे की साधना शुरू की और माना जाता है कि वे अपनी मुट्ठी की मंशा और मार्शल मंशा को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि वे आरोही रैंकिंग में भाग नहीं लेंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में इसमें शामिल होंगे। यू हिंग की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। यहां तक यांग ये के चेहरे पर भी बहुत गंभीरता थी, क्योंकि अगर यू हिंग की बातें सच थीं, तो युआन टोंग नाम का वह आदमी बहुत भयानक था। उसने 10 साल की उम्र में ही प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्राप्त कर लिया था और मुट्ठी की मंशा और मार्शल इरादे को भी समझ लिया था। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा अवर्णनीय स्तर तक राक्षसी थी। उसने एक छठे रैंक के किंग रियल्म विशेषज्ञ को मार डाला है और ग्रैंड मायरीड पर्वतों में एक शीर्ष किंग रैंक डाकबीस्ट को हराया है। इसके अलावा उसने एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ से भी लड़ाई की है। भले ही वह अंत में हार गया, लेकिन उसने उस स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ को घायल कर दिया था। वह दक्षिणी क्षेत्र का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में असेंशन रैंकिंग में भाग लेने आएगा। ऐसा लगता है कि असेंशन रैंकिंग में पहला स्थान फिर से ओरिजिन स्कूल का होगा। यू हिंग ने जोर से हंसते हुए कहा, काश तलवार संप्रदाय में भी ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई देता। मुरोंग याओ ने अचानक पूछा, वह पहले से ही इतना मजबूत है तो वह असेंशन रैंकिंग में भाग लेने क्यों आया है? यह किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के लिए है। यू हिंग ने कहा, वह दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में नंबर 1 विशेषज्ञ हैं, फिर भी बहुत कम लोग उनकी प्रतिभा के बारे में जानते हैं जबकि अधिकांश लोग अनजान हैं। अगर वह एसेंशन रैंकिंग में भाग लेते हैं तो उनका नाम पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैल जाएगा। उस समय वह दक्षिणी क्षेत्र के युवा पीढ़ी के सभी प्रोफाउंडर्स के दिलों में आदर्श बन जाएंगे।
मुरोंग याओ ने जोर से हंसते हुए आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह इतनी राक्षसी प्रतिभा के खिलाफ जा सकती है। उसकी तो बात ही छोड़िए, इंपीरियल अकादमी के दूसरे प्रतिभाशाली लोग भी शायद ऐसी राक्षसी प्रतिभा के खिलाफ नहीं जा सकते। डॉट 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 यांग ये हॉल से बाहर निकलकर धीरे धीरे सड़क की ओर चल पड़ा। हालांकि एक और राक्षसी प्रतिभा जिसका वे विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे, प्रकट हुई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी निराश होने या निराशा महसूस करने का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रैंकिंग में स्थान पाना था, न कि पहला स्थान प्राप्त करना। दूसरी ओर यांग यी का उद्देश्य प्रथम स्थान प्राप्त करना था। यांग ये निराश नहीं हुआ और न ही उसने हार मानने के बारे में सोचा। उसने स्वीकार किया कि इस जानकारी ने उसे वास्तव में चौंका दिया था, और उसने स्वीकार किया कि युआन टोंग वास्तव में एक अत्यंत राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि उसे सिर्फ इस वजह से हार मानने के लिए मजबूर करना बिल्कुल असंभव था। यांग ये उन लोगों में से नहीं था जो बिना लड़े पीछे हट जाते। इसके अलावा पहला स्थान प्राप्त करना उसकी मां से संबंधित था, इसलिए उसका उद्देश्य अभी भी आरोही रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करना था। अचानक यांग ये ने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ गया, क्योंकि सु किंगशी अचानक उसके पीछे आ गई थी। क्या तुम मुझे सांत्वना देने आए हो? यांग ये बोलते हुए मुस्कुराया। सु किंगशी ने अपना सिर हिलाया और तेजी से और शालीनता से यांग ये के पास आकर खड़ी हो गई। वे दोनों उसी तरह धीरे धीरे चलते रहे। थोड़ी देर बाद सु किंगशी ने कहा, आपको दूसरों की सांत्वना की जरूरत नहीं है ना? अगर यह आपसे है तो मुझे इसकी जरूरत है, यांग ये ने कहा। सु किंगशी के कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर वे जल्दी ही सामान्य हो गए और फिर उन्होंने कहा, युआन टोंग वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा है, और वह दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में भी शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्राकृतिक प्रतिभा उससे किसी भी तरह से कम नहीं है। क्या मेरी प्राकृतिक प्रतिभा उससे कमतर नहीं है? यांग ये ने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सु किंगशी ने कहा, आपके पास स्वर्ण तत्व की गहन ऊर्जा है और आपने बहुत ही कम समय में तलवार की मंशा को समझ लिया है। इसके अलावा आपने तलवार की मंशा का दूसरा स्तर भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा आप डार्क बीस्ट को नियंत्रित कर सकते हैं। आप एक तावीज मास्टर भी हैं। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इसे सांत्वना का एक रूप माना जा सकता है? एक प्रकार का। वे दोनों बहुत देर तक चुपचाप चलते रहे, और फिर यांग ये रुक गया और अपनी बगल में बैठी महिला को देखने से पहले उसने कहा, किंगशी, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार तलवार संप्रदाय के कितने सदस्य जीवित वापस आ पाएंगे? मुझे नहीं पता, सु किंगशी ने आह भरी। लोग आरोही रैंकिंग के दौरान मरते हैं। शायद दूसरे महान संप्रदायों के सदस्य न मरें, लेकिन तलवार संप्रदाय के सदस्य भूत संप्रदाय के कारण निश्चित रूप से मरेंगे। दोनों संप्रदाय पीढ़ियों से दुश्मन थे, इसलिए दोनों संप्रदायों के सदस्य आरोही रैंकिंग के दौरान बिना रोक टोक के एक दूसरे को मार सकते थे, क्योंकि यह नियमों के भीतर था। अभी शहर के प्रवेश द्वार पर आपने जियू लुओ के बगल में उस आदमी को देखा होगा। क्या आपके पास उससे संबंधित जानकारी है? यांग ये ने पूछा। सु किंगशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लगता है कि वह उतना सरल नहीं है, लेकिन मेरे तलवार संप्रदाय के खुफिया विभाग के पास उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। क्यों? आपको लगता है कि उसकी ताकत जियू लुओ से भी बेहतर है? मुझे यकीन नहीं है, यांग ये ने कहा, लेकिन मुझे उसमें एक खतरनाक आभा महसूस हुई। अगर यह संभव है तो तलवार संप्रदाय की ताकत का उपयोग करके उसकी जांच करें। अन्यथा, अगर वह भूत संप्रदाय का असली तुरुप का पत्ता है, तो तलवार संप्रदाय के भाग लेने वाले शिष्य वास्तव में इस बार वापस नहीं आ पाएंगे। सु किंगशी ने सिर हिलाया और फिर वह यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ी और बोली, शुरुआत से लेकर अंत तक दक्षिणी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सुनते समय भी आप बहुत शांत और संयमित थे। क्या आपके पास तलवार के इरादे के अलावा कोई और तुरुप का पत्ता है? यांग ये ने सिर हिलाया। वास्तव में, अगर वह केवल अपनी तलवार की मंशा पर निर्भर करता, तो रैंकिंग में ऊपर चढ़ना संभव होता। लेकिन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करना उसके लिए बिल्कुल असंभव होता। उसका तुरुप का पत्ता तलवार नियंत्रण तकनीक और प्रबुद्ध तलवार हृदय था। इन दो तुरुप के पत्तों के साथ, उसे विश्वास था कि वह दक्षिणी क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली युआन टोंग से भी मुकाबला कर सकता है। सु किंगशी ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गई। यांग ये ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, तुमने मुझसे यह क्यों नहीं पूछा कि मेरा तुरुप का पत्ता क्या है? अगर मैं पूछूं तो क्या तुम मुझे बताओगे? सु किंगशी ने यांग ये की आंखों में सीधे देखा। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। सु किंगशी के मुंह के कोनों पर एक अगोचर चाप की लकीर उभरी। यह मुस्कुराहट एक साथ 100 फूलों के खिलने जैसी थी, और यह कल्पना से परे खूबसूरत थी, खासकर जब यह सु किंगशी जैसे बर्फीले ठंडे चेहरे पर दिखाई दी हो। हालांकि सु किंगशी की मुस्कुराहट बहुत फीकी थी, फिर भी यांग ये ने उसे नोटिस कर लिया था। किंगशी, जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम सचमुच बहुत सुंदर लगती हो, यांग ये ने हल्की आवाज में कहा।
सु किंगशी ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और फिर धीरे धीरे और चुपचाप चलना जारी रखा। जब उसे वह हल्की लेकिन आकर्षक मुस्कान याद आई जो उसने पहले दिखाई थी, तो यांग ये खुद को रोक नहीं पाया और सु किंगशी का हाथ थाम लिया और फिर उसके नाजुक शरीर को, जो अचानक थोड़ा सख्त हो गया था, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके बाद उसने उसके कानों के पास धीमी आवाज में कहा, किंगशी, मैं। यह अज्ञात था कि सु किंगशी ने क्या सुना था, लेकिन उसके कानों और गर्दन पर गुलाबी रंग की एक झलक तुरंत दिखाई दी थी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, अध्याय 164, बदला लेना। यद्यपि रात हो चुकी थी, फिर भी शहर के प्रवेश द्वार पर बहुत भीड़ थी और हर क्षण टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर लोगों के समूह दिखाई दे रहे थे। भाई यांग शायद नहीं आ रहे हैं। मंजी ने प्रवेश द्वार से शहर की ओर देखा, और जब उसने देखा कि यांग ये का स्वरूप अभी भी प्रकट नहीं हुआ है, तो वह बोला। अभी दोपहर को यांग ये ने कहा था कि तलवार संप्रदाय के मामले से निपटने के बाद वह उन्हें ढूंढने आएगा। इसलिए वे तीनों नहीं गए थे। अगर तुम आनंद के आंगन में जाना चाहती हो तो आगे बढ़ो। किसी ने तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं कहा। किंग होंग ने मंजी को गुस्से से घूरते हुए कहा। मंजी शर्मा गई, शर्म से मुस्कुराई और आगे कुछ नहीं बोली। ठीक इसी समय चांदी के कवच में गार्डों का एक समूह गश्त करने के लिए शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा था। उनमें से एक अचानक किंग होंग के 3 लोगों के समूह को देखकर रुक गया और उसकी भौहें कसकर एक दूसरे से जुड़ गईं। थोड़ी देर बाद जब वह किंग होंग के समूह की ओर बढ़ा तो उसका चेहरा अचानक क्रूर हो गया। शियू यान, तुम क्या कर रहे हो? अग्रणी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गहरी आवाज में चिल्लाया जब उसने देखा कि यह व्यक्ति अचानक समूह छोड़कर चला गया। शियू यान नाम का वह आदमी हिलना बंद कर दिया और फिर उसने गहरी सांस लेने से पहले किंग होंग के 3 लोगों के समूह पर नाराजगी से नजर डाली और कहा, कमांडर हुआंग, मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने मेरे छोटे भाई की हत्या की थी। कमांडर हुआंग ने किंग होंग के 3 लोगों के समूह पर नजर डाली और फिर कहा, क्या तुम्हें यकीन है? शियू यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मेरा छोटा भाई मर गया तो मैं जांच करने के लिए ग्रैंड मायरीड पर्वत पर गया था और मैंने पाया कि मेरा छोटा भाई उन तीनों के साथ ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश कर गया था। मेरे छोटे भाई की ग्रैंड मायरीड पर्वत के भीतर बिना किसी स्पष्ट कारण के मृत्यु हो गई थी, फिर भी ये तीनों अचानक गायब हो गए थे। तो मेरे छोटे भाई को निश्चित रूप से इन 3 लोगों ने मार डाला था, अन्यथा वे गायब क्यों हुए होंगे? शियू यान का छोटा भाई शियू युआन था जो किंग होंग के समूह के साथ ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश कर गया था। उस समय उसने ग्रैंड मायरीड पर्वत के आसपास के सभी शहरों की खोज की थी, फिर भी उसे किंग होंग के समूह की कोई खबर नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों हवा में उड़ गए थे, और इससे उसे और भी यकीन हो गया कि उसका छोटा भाई उनके हाथों मारा गया था। दुर्भाग्य से बहुत लंबा समय बिताने के बाद भी वह उन्हें खोजने में असमर्थ रहा। अंत में उसके पास अपनी खोज छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि शाही राजधानी में शाही रक्षक अपनी वार्षिक भर्ती शुरू करने वाले थे। निश्चित रूप से शियू यान जो राजा क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, वह इसे पार कर गया था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इन 3 भाड़े के सैनिकों को शाही राजधानी में देखेगा। आप क्या करना चाहते हैं? कमांडर हुआंग ने पूछा। मैं चाहता हूं कि उनके लिए जीना मौत से भी बदतर हो जाए। जियू यान ने उन तीनों को घूर कर देखा। कमांडर हुआंग ने धीमी आवाज में कहा, क्या यह हो सकता है कि आप सड़कों पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? यह मत भूलिए कि यह शाही राजधानी है। शियू यान ने गहरी सांस ली और अपने दिल में विचारों को बलपूर्वक रोका। कमांडर हुआंग सही था, यह किन की शाही राजधानी थी, और अगर उसने उन्हें सड़कों पर मार दिया तो उसका भविष्य निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तावीज मास्टर एसोसिएशन के पागल लोगों के समूह के अलावा किसी ने भी शाही राजधानी के भीतर ग्रैंड किन साम्राज्य के कानूनों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद शियू यान ने कमांडर हुआंग की ओर देखा और कहा, मैं इस साल गार्ड के प्रमुख के चयन के दौरान आपका समर्थन करूंगा। कमांडर हुआंग ने यह सुनकर मुस्कुराया और फिर उसने अपने पीछे खड़े एक गार्ड को इशारा किया और गार्ड के कान के पास कुछ शब्द कहे। गार्ड ने किंग होंग के 3 लोगों के समूह पर नजर डाली और फिर सिर हिलाया और चला गया। भाई जियू यान, भले ही हम मनमाने ढंग से उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, लेकिन अगर वे ग्रैंड किन साम्राज्य के कानूनों को तोड़ते हैं तो क्या होगा? कमांडर हुआंग ने नकली मुस्कान दी। शियू यान ने कमांडर हुआंग की ओर देखा और उसकी आंखों की गहराई में सतर्कता की एक झलक उभरी। इंपीरियल गार्ड में कई सदस्य शामिल थे और स्वाभाविक रूप से कई कमांडर भी थे। गार्ड का मुखिया कमांडर के पद से ऊपर का पद था। गार्ड का मुखिया बनने के लिए किसी को सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं थी, बल्कि इंपीरियल गार्ड के इन सदस्यों का समर्थन भी होना चाहिए। उसने इससे पहले कमांडर हुआंग का समर्थन नहीं किया था। हालांकि बदला लेने के लिए उसके पास पक्ष बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जिस तरह से वह काम करता है, मुझे भविष्य में बहुत सावधान रहना होगा, शियू यान ने अपने दिल में सोचा। किंग होंग शहर की दिशा में इधर उधर देखने ही वाली थी कि यांग ये का फिगर कहाँ है। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने आ गया।
उसने उसके आकर्षक फिगर को देखा और अपनी आंखों में वासना और लालच को साफ साफ प्रकट किया। उसके बाद उसने एक मुस्कान बिखेरी और कहा, तस्क तस्क, क्या खूबसूरत फिगर है। यह फिगर, यह चेहरा, यह आंगन की सबसे अच्छी महिला से भी कहीं बेहतर है। अगर मैं कर पाऊं तो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक घुमावदार कृपाण हवा में सीटी बजाती हुई अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टूट पड़ी। यह स्वाभाविक था कि हमला मंजी ने ही किया। जब उसने देखा कि कोई उसकी छोटी बहन को छेड़ रहा है तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकालने और हमला करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा। प्रवेश द्वार पर मौजूद भीड़ ने जब देखा कि मानजी ने वास्तव में अपनी कृपाण से हमला किया है तो वे चकित हो गए और फिर उन्होंने जल्दी से उसके और उनके बीच कुछ दूरी बना ली। शाही राजधानी में किसी दूसरे पर हमला करने वाला या तो मूर्ख था या शक्तिशाली। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मानजी को हमला करते देखा तो उसके मुंह के कोनों में एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। ठीक उसी समय जब मंजी की कृपाण अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सिर पर गिरने ही वाली थी, तभी अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण मंजी की कृपाण पर आकर गिरी। मंजी के दिल में अचरज हुआ जबकि उसका हाथ सुन्न हो गया और फिर उसके हाथ में मौजूद कृपाण उड़ गई। बड़े भाई, किंग होंग ने कहा। वह जल्दी से मंजी के पास गई और बोली, क्या तुम ठीक हो। मंजी ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने चांदी के कवच पहने पहरेदारों की ओर देखा जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसने अपने दिल में कहा, धिक्कार है। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह कुछ सोचने के लिए तैयार था लेकिन वे उससे पहले ही आ चुके थे। कमांडर हुआंग ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा जिसने पहले किंग होंग को चिढ़ाया था और फिर उसने मंजी की तरफ देखा और फिर भावहीन भाव से बोला, तुमने वास्तव में शाही राजधानी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की है। उन सभी को पकड़ लो। उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही सिर कलम कर दिया जाएगा। बात मंजी आगे बढ़ा और कुछ समझाने वाला था, लेकिन ठीक इसी समय एक आकृति चमकी और फिर मंजी के मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसकी आकृति उड़ गई। बड़े भाई, किंग होंग ने चिल्लाते हुए कहा और फिर वह जल्दी से मंजी के पास गई और उसे उठाने में मदद की। जब उसने मंजी के पेट को बुरी तरह कुचला हुआ देखा तो किंग होंग का शरीर तुरंत कांप उठा क्योंकि मंजी का डेंटियन टूट गया था। जब जियो हेई ने मंजी के टूटे हुए डेंटियन को देखा तो उसका चेहरा चमक उठा और उसने अपने हाथ में मौजूद खंजर को जियो यान की ओर तान दिया जिसने अभी अभी मंजी पर हमला किया था। टकराना, एक दबी हुई सी आवाज गूंजी और फिर जियाओ हेई उड़ गया। इसी तरह उसका डेंटियन भी चकनाचूर हो गया था। शियुयान ने उनकी ओर तिरस्कार से देखा और कहा, कितने कमजोर। किन्होंग धीरे से खड़ी हुई, घूमकर शियुयान की ओर देखा और फिर अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और एक शब्द कहा, क्यों। वह बेवकूफ नहीं थी। इन पहरेदारों ने यहां आते ही उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। उस अधेड़ उम्र के आदमी के अचानक सामने आने के साथ ही वह जानती थी कि यह एक साजिश थी जिसका लक्ष्य उन तीनों को बनाना था। हालांकि वह यह समझ नहीं पा रही थी कि ये शाही पहरेदार उन तीनों के खिलाफ कदम क्यों उठाएंगे। क्यों। जियू यान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, मैं तुम तीनों से पूछना चाहता हूं कि तुमने मेरे छोटे भाई को भी क्यों मारा। मैं जियू यान हूं और जियू युआन मेरा छोटा भाई था। अब तुम्हें याद है न। तो यही कारण है। किन्होंग दुखी होकर मुस्कुराया। भले ही जियू युआन को उन तीनों ने नहीं मारा था, लेकिन क्या यह कोई अलग बात थी। उस समय यांगे ने उनके लिए जियू युआन को मार डाला था और यह कहा जा सकता है कि जियू युआन की मौत उनसे निकटता से संबंधित थी। वह वास्तव में तुम तीनों द्वारा मारा गया था। जब उसने किंग होंग के हाव भाव देखे तो शियुयान के हाव भाव क्रूर हो गए और उसने कहा, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया क्योंकि यह अर्थहीन है। चिंता मत करो, मैं तुम तीनों को नहीं मारूंगा। मैं उन दोनों को कोर्टयार्ड ऑफ जॉय में सेवा करने के लिए बेच दूंगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं भी शुरू में यही करने का इरादा रखता था। हालांकि अब मैं अपने फैसले से पीछे हट गया हूं। मैंने तुम्हें बेचने से पहले तुम्हारे साथ तब तक खेलने का फैसला किया है जब तक मैं उब न जाऊं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। समय बर्बाद मत करो। इस बीच कमांडर हुआंग ने भौहें सिकुड़ी और बगल से बोला, अगर यह कोई सामान्य समय होता तो भी वह इन 3 भाड़े के सैनिकों से निपटने में जियू यान की बेशर्मी से मदद करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार ग्रैंड किन साम्राज्य के कानून सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। अगर सच्चाई उजागर हो गई तो वह खत्म हो जाएगा। हालांकि अब यह सामान्य समय नहीं था। अब पहरेदारों के पास एक अतिरिक्त प्रकार का अधिकार था और वह अधिकार था पहले मारना और बाद में रिपोर्ट करना। जब तक वे इन 3 भाड़े के सैनिकों से निपटते रहेंगे तब तक इन 3 भाड़े के सैनिकों के तुच्छ जीवन की कौन परवाह करेगा जब उनकी कोई सुनवाई ही नहीं होगी। शियुयान ने क्रूर मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, पहले मुझे तुम्हें अपंग बनाने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर चमक उठा और उसका दाहिना पैर किंग होंग के पेट की ओर बढ़ गया। किंग होंग ने विरोध नहीं किया और वह विरोध करने में असमर्थ भी थी। एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसका वह अपनी वर्तमान साधना के साथ विरोध कर सकती थी। हालांकि वह अपने दिल में थोड़ी अनिच्छुक थी। 2 चीजें थी जिनके बारे में वह अनिच्छुक महसूस करती थी।
पहली यह कि वह इस तरह मरने के लिए तैयार नहीं थी, और दूसरी यह कि वह मरने से पहले यांग ये को न देख पाने के लिए तैयार नहीं थी। मंजी ने उससे कहा था कि समय के साथ वह धीरे धीरे यांग ये को भूल जाएगी। हालांकि इन महीनों के दौरान जब वे यांग ये से अलग हुए थे, न केवल वह धीरे धीरे यांग ये को भूल गई थी, बल्कि यांग ये के लिए उसकी भावनाएं और भी गहरी हो गई थीं। कई बार उसने खुद से पूछा था कि उसे यांग ये क्यों पसंद है, लेकिन वह खुद को इसका सटीक जवाब नहीं दे पाई थी। कभी कभी किसी के लिए भावनाएं रखने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है ना। हालांकि सब कुछ खत्म होने वाला था क्योंकि उसे एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की भयावह आभा का एहसास हो गया था। अध्याय 165 परिस्थिति पर काबू पाना। ठीक जब शियुयान का पैर किंग होंग से 1.5 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो शहर के प्रवेश द्वार से तलवार की एक गूंजती हुई आवाज आई, और फिर सुनहरी तलवार की एक लड़ी हवा में तेजी से सीटी बजाती हुई शियुयान की पीठ की ओर जा गिरी। सुनहरी तलवार क्यूई बिजली के बोल्ट की तरह तेज थी, और इसने जियुयान की अभिव्यक्ति को हिंसक रूप से बदल दिया। उसकी लात अभी भी किंग होंग के डेंटियन को नष्ट कर सकती थी, लेकिन साथ ही तलवार क्यूई के उस धागे से उसकी पीठ पर वार हो सकता था। वह स्वाभाविक रूप से इस महिला को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं था जो उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि यह महिला केवल नश्वर क्षेत्र में थी, इसलिए यह इसके लायक नहीं था। शियुयान ने अपना पैर वापस खींच लिया, और जैसे ही वह जमीन पर लगा, उसने काउंटरफॉर्स पर भरोसा करते हुए 3 मीटर की दूरी पर जाने का फैसला किया। उसके बाद उसने दूर की ओर देखा। वह देखना चाहता था कि ग्रैंड किन साम्राज्य के रक्षक के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत किसने की। यह केवल शियुयान ही नहीं था, यहाँ मौजूद हर कोई भी शहर की ओर देख रहा था, क्योंकि वे यह देखना चाहते थे कि आखिर किसने ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही रक्षक पर हमला करने की हिम्मत की थी। इंपीरियल गार्ड पर हमला करना ग्रैंड किन साम्राज्य के प्रति उकसावे का एक रूप था, और यहाँ तक ओरिजिन स्कूल का एक शिष्य भी इस तरह से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब स्वर्ण तलवार क्यूई की लड़ी प्रकट हुई तो कमांडर हुआंग का चेहरा उतर गया, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे उसके पीछे खड़े सभी पहरेदारों ने अपने भाले खींच लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। चूंकि इस आदमी ने ग्रैंड किन साम्राज्य के भीतर एक शाही रक्षक पर हमला करने की हिम्मत की, तो यह या तो एक असाधारण मूर्ख था या असाधारण रूप से शक्तिशाली। अगर यह बाद वाला था, तो कमांडर हुआंग के पास स्थिति को सावधानी से संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सभी की निगाहों के सामने यांग ये की आकृति दिखाई दी। उसने उनकी निगाहों की अनदेखी की और तेजी से किंग होंग के पास गया और जियाओ हेई और मंजी की ओर देखा जो बेहोश हो गए थे। उसके बाद उसने किंग होंग की ओर देखा जिसका चेहरा भयानक रूप से पीला था, और उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, मैं देर से आया। किंग होंग ने अपना सिर हिलाया और फिर यांग ये की बाहों में समा गई, और उसने चुपचाप उसे कसकर गले लगा लिया। आप तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं? ठीक इसी समय जियुयान ने धीमी आवाज में कहा। जब उसने यह सुना, तो यांग ये ने किंग होंग को हल्के से धक्का दिया, और फिर उसके चेहरे पर आंसू की क्रिस्टल जैसी बूंदों को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर कहा, देखो मैं तुम सभी के लिए न्याय मांगता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने मुड़कर अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, और उसका शरीर विस्फोटक ढंग से जियुयान की ओर बढ़ा। उसी समय उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उसके पैरों में पागलपन की हद तक बढ़ गई, और गेल स्टेप्स और गेल शूज दोनों एक साथ सक्रिय हो गए। इस समय यांग ये ने अपनी गति सीमा तक बढ़ा दी थी, और आसपास के कुछ लोगों को छोड़कर अन्य लोग उसे देख पाने में पूरी तरह असमर्थ थे। यांग ये ने यह नहीं पूछा कि क्या हुआ था, क्योंकि यह अर्थहीन था। उसने यह नहीं पूछा कि कौन सही था या कौन गलत, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। वह यांग ये अपने प्रियजनों के पक्ष में खड़ा था, न कि तर्क के पक्ष में। यांग ये ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे आसपास के सभी लोग दंग रह गए। हे भगवान, वे ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही रक्षक हैं। तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने ग्रैंड किन साम्राज्य को कब से गंभीरता से नहीं लिया है। शियुयान भी स्तब्ध था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तलवार संप्रदाय का यह शिष्य वास्तव में बिना कुछ कहे ही इस तरह हमला कर देगा। अपने सदमे से उबरने के बाद शियुयान अत्यधिक हताश हो गया। अगर यांग ये मूल विद्यालय का शिष्य होता तो शायद उसे थोड़ा डर लगता, लेकिन चूंकि यांग ये तलवार संप्रदाय का शिष्य था और उसने पहला हमला किया था, तो उसके लिए पीछे हटने या दया दिखाने का कोई कारण नहीं था। एक छोटा सा फर्स्ट हेवन रियल्म प्रोफाउंडर मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है। क्या वह जीने से थक गया है? कुछ ही समय में जियुयान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि इस फर्स्ट हेवन रियल्म प्रोफाउंडर की गति वास्तव में बहुत तेज थी, और यह इतनी तेज थी कि उसके पास इससे डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब शियुयान 6 मीटर दूर था, यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसका दाहिना हाथ हिल रहा था। उसने अपने शरीर पर स्ट्राइडर तावीज लगाया और फिर उसकी गति में अचानक एक विस्फोटक वृद्धि हुई, जिससे वह तुरंत शियुयान के सामने पहुंच गया। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और शियुयान की ओर तेजी से वार किया। जब वायलेट स्पिरिट को खींचा गया तो एक बैंगनी चमक चमकी, और बैंगनी चमक के साथ तलवार की आवाज भी आकाश में उठी। डॉट 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 डॉट
सु किंगशी जो अभी अभी अपने कमरे में लौटी थी, अचानक भौहें सिकोड़ने लगी और फिर उसकी कलाई उलट गई। उसके हाथ में हरी तलवार दिखाई दी और वह इस समय हिंसक रूप से कांप रही थी। वायलेट स्पिरिट, ऐसा लगता है कि तुम अपने वर्तमान स्वामी से बहुत संतुष्ट हो। यहाँ तक कि ग्रीन डार्कनेस भी तुम्हारी खुशी और उत्साह को महसूस कर सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सु किंगशी की छवि चमक उठी और वह अपने कमरे में गायब हो गई। डॉट 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 शहर के प्रवेश द्वार पर यांग ये वायलेट स्पिरिट में अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन से चौंक गया। उसने इस तलवार का इस्तेमाल कभी नहीं किया था जब से सु किंगशी ने उसे यह तलवार दी थी, इसलिए वह वायलेट स्पिरिट की प्रतिक्रिया से बेहद हैरान था। यांग ये हैरान था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी शियुयान भयभीत और चकित था। वह पहले से ही बहुत हैरान था जब यांग ये की गति अचानक बढ़ गई, और जब यांग ये ने अपनी तलवार और वार निकाले, तो उसकी गति और ताकत ने शियुयान को चकित कर दिया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के प्रवर्तक के पास इतनी भयानक गति हो सकती है और वह ऐसी भयावह तलवार चालन तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम हो सकता है। उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था और न ही पीछे हटने का। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक दिखी जब उसने यांग यी के हमले को रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। वह हमले को रोकने के लिए कुछ और इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था। उसके पास और कुछ नहीं था, क्योंकि उसने शुरू से ही अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था और उसने अपना डार्क ट्रेजर वापस नहीं लिया था। दूसरी ओर, यांग ये के हमला करने के बाद से सिर्फ 2 सांसों का समय बीता था और वह एक निराशाजनक स्थिति में आ गया था। 2 सांसों का समय उसके लिए प्रतिक्रिया करने और अपना डार्क ट्रेजर वापस लेने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त था, इसलिए वह केवल अपने हाथ से हमले को रोकने का विकल्प चुन सकता था। जब उसे अपने सिर और हाथ के बीच चुनाव करना था, तो उसने दृढ़ता से अपना सिर रखने का फैसला किया। इसके अलावा, उसके दिल में उम्मीद की एक किरण थी। उसे उम्मीद थी कि यांग ये की तलवार उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आखिरकार, एक किंग रियल्म विशेषज्ञ का भौतिक शरीर 9वीं रैंक के डार्क बीस्ट के शरीर के बराबर था। वायलेट स्पिरिट ने बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए जियुयान की बांह को काट दिया, और इसने जियुयान के दिल में उम्मीद के उस निशान को कुचल दिया। जैसे ही उसके होठों से एक तीखी चीख निकली, उसका हाथ भी हवा में उड़ गया, और फिर जियुयान की बांह के बचे हुए हिस्से से एक फव्वारे की तरह ताज़ा खून की धार फूट पड़ी। यह दृश्य काफी शानदार और खूनी था। तलवार के एक ही वार से शियुयान की बांह को अलग करने के बाद, यांग ये नहीं रुका। अपनी कलाई को घुमाते हुए, उसने वायलेट स्पिरिट से ऊपर की ओर तिरछा वार किया। अगर यह हमला हिट होता, तो शियुयान का ऊपरी शरीर उसके निचले शरीर से अलग हो जाता। जियुयान भयभीत हो गया और उसने सहज रूप से अपने दाहिने हाथ का उपयोग इस हमले को रोकने के लिए किया। अनुभव करना, एक और हाथ हवा में उड़ गया, जबकि ताज़ा खून जमीन पर छिड़का गया। यांग ये की कलाई एक बार फिर घूम गई जब वह अपनी तलवार से एक और हमला करने वाला था। हालांकि, ठीक इसी समय, एक चांदी का भाला बहुत तेज गति से यांग ये की पीठ पर लगा। यांग ये ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने पलटकर अपनी तलवार को चांदी के भाले पर जोर से मारा। झनकार, धातु के टकराने की स्पष्ट और गूंजती हुई ध्वनि गूंजी, और फिर वायलेट स्पिरिट और चांदी का भाला अलग हो गए। कमांडर हुआन की पलकें झपक गईं जब उसने चांदी के भाले पर एक छेद देखा। उसका यह भाला एक उच्च श्रेणी का गहरा खजाना था, फिर भी यांग यी के हमले से इसका एक टुकड़ा टूट गया था। जब उसने यहां तक सोचा, कमांडर हुआंग ने यांग ये के हाथ में वायलेट स्पिरिट को देखा, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, एक पृथ्वी ग्रेड तलवार। आप तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं जो आरोही रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। हाँ, यांग ये ने कमांडर हुआंग को देखा जबकि उसके शरीर में गहरी ऊर्जा उमड़ रही थी। वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। कमांडर हुआंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उन्होंने कहा, चूंकि आप तलवार संप्रदाय के अनुयायी हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि शाही राजधानी के भीतर बिना अनुमति के लड़ना निषिद्ध है। अब, न केवल आपने लड़ाई की है, बल्कि जिस व्यक्ति पर आपने हमला किया वह मेरे ग्रैंडकिन साम्राज्य का शाही रक्षक भी था। क्या आपका तलवार संप्रदाय अब मेरे ग्रैंडकिन साम्राज्य को गंभीरता से नहीं लेता है? तो, आप पहले मुझ पर कुछ अपराधों का आरोप लगाने का इरादा रखते हैं। यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, ठीक है, चूंकि आप तथ्यों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे इन 3 दोस्तों ने वास्तव में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि आपने उन्हें सड़कों पर अपंग बना दिया? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप मुझे वैसे भी सच नहीं बताएंगे। किंग होंग, मुझे बताओ कि अभी क्या हुआ। बोलते समय उसने किंग होंग की ओर देखा। किंग होंग ने गहरी सांस ली और पहले घटित हुई सारी बातें बताईं। यांग ये का चेहरा उतर गया जब उसने उसकी बात सुनी, और फिर उसने कमांडर हुआंग की ओर देखा और कहा, क्या वह सच कह रही है? क्या तुमने मुझे यह कहते नहीं सुना कि वे शाही राजधानी में लड़े थे? कमांडर हुआंग ने गहरी आवाज में कहा। अगर यांग ये सिर्फ एक साधारण प्रोफाउंड होता, तो वह स्वाभाविक रूप से यांग ये पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करता। हालांकि, यांग ये तलवार संप्रदाय का एक शिष्य था।
हालांकि तलवार संप्रदाय में गिरावट आ रही थी, लेकिन यह किसी भी दर पर 6 महान शक्तियों में से एक था, और यह ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। इसलिए उसे पहले सही होना था। ऐसी स्पष्ट योजना से आप किसे धोखा देना चाहते हैं? यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह मूर्ख है? कितना दुस्साहस! कमांडर हुआन को गुस्सा आ गया जब यांग ये ने उसे यहीं सड़क पर गाली दी, और उसने तुरंत यांग ये पर अपनी सांसें बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कहा, उन्हें ले जाओ। मैं उन्हें जिंदा नहीं, बल्कि मरा हुआ चाहता हूं। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। इस समय उसने निर्णय लिया था कि वह इस आदमी और औरत दोनों को सड़कों पर मार डालेगा, भले ही इससे तलवार संप्रदाय को ठेस पहुंचे या नहीं। यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, जैसा कि अपेक्षित था, केवल शक्ति ही निर्णायक कारक है। ठीक है, तुमने कहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो तुम जिम्मेदारी ले लोगे। मुझे डर है कि तुम जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से एक उछाल भरी हरकत की, और एक बिल्ला कमांडर हुआंग की ओर उड़ गया। जब कमांडर हुआंग ने यह बैज देखा, तो उनके चेहरे पर तुरंत रंग भर गया और फिर उनके हाथ कांपने लगे। अध्याय 166, एक राजा से लड़ना। जब उसने अपने हाथ में बैज देखा, तो कमांडर हुआंग के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। इस समय उसके अंदर का भाग पछतावे से हरा हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा यह युवक वास्तव में एक तावीज मास्टर होगा। उसके जैसे छोटे कमांडर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक गार्ड का मुखिया भी एक तावीज मास्टर को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कमांडर हुआंग ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाए और सम्मानपूर्वक बैज यांग ये को वापस दे दिया, और फिर उन्होंने कहा, युवा भाई, यह एक गलतफहमी है। यह वास्तव में सिर्फ एक गलतफहमी है। जब उन्होंने कमांडर हुआंग को इतने विनम्र और सम्मानजनक तरीके से काम करते देखा, तो आसपास के सभी लोगों की नजरें यांग ये पर बदल गईं। एक व्यक्ति जो शाही राजधानी के भीतर ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही रक्षक को परेशान करने और अपंग करने की हिम्मत करता है, वह या तो शक्तिशाली है या मूर्ख। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यांग ये पहला था। कोई गलतफहमी? यांग ये ने ठंडी मुस्कान के साथ उपहास किया। क्या तुम अब मेरे साथ तर्क वितर्क करना चाहते हो? लेकिन मुझे बहुत खेद है, मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहता। मैं गार्ड्स के प्रमुख से मिलना चाहता हूँ। भाई यांग, कमांडर हुआंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला जियू यान का विचार था। वह पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, इसलिए क्यों न हम इस मामले को ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, यह अवस्था। यांग ये धीरे धीरे जियुयान के पास गया जो केवल अर्धचेतन था, और उसने अपना पैर उठाने और जियुयान के पेट पर लात मारने में संकोच नहीं किया। टकराना। जब शियुयान का शरीर उड़ गया तो एक दबी हुई कराह गूंजी। हवा में ही शियुयान ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोलीं, और वे क्रोध, आक्रोश और आतंक से भरी थीं। आसपास के दर्शकों की निगाहें शियाओयान पर दया में बदल गई थीं। यह तुरंत होने वाला कर्म था। शियाओयान ने पहले भी दूसरों के डेंटियन को अपंग बनाया था, और अब उसकी बारी थी। कमांडर हुआंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। यांग ये की आंखों के सामने जियुयान को अपंग करने की हरकतें उसके प्रति अनादर के बराबर थीं। हालांकि जब उसने यांग ये की पहचान के बारे में सोचा, तो कमांडर हुआंग अपने दिल में गुस्से को दबा ही सका। इतना ही नहीं, उसे जबरदस्ती एक चमकदार मुस्कान भी निकालनी पड़ी। शियुयान को अपंग करने के बाद यांग ये ने कमांडर हुआंग की ओर देखा और कहा, वह ढेर उम्र का आदमी कहाँ है जिसने अभी अभी मेरे दोस्त से अपमानजनक तरीके से बात की थी? मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ है। यांग ये स्वाभाविक रूप से इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं देगा। यह वही था जिसने उस समय शियू युआन को मारा था, इसलिए कहा जा सकता है कि मंजी और शियाओ हेई को उसकी वजह से तकलीफ हुई। तो वह उनका बदला कैसे नहीं ले सकता था? कमांडर हुआन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उनके सामने बैठा युवक मामले को शांत होने देने से इनकार कर रहा था। चूंकि यह ऐसा ही है, तो मेरे लिए विनम्र बने रहने का कोई कारण नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली, और उसके चेहरे पर तुरंत शांति लौट आई, जब उसने उदासीनता से कहा, भाई यांग, भले ही आप एक तावीज मास्टर हैं, लेकिन आपको शाही राजधानी की सड़कों पर हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक आपके दोस्तों की बात है, यह मेरे ग्रैंड किन साम्राज्य का व्यवसाय है, और यह आपके तावीज मास्टर एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर मैं जिद करूं तो क्या होगा? यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं। चूंकि कमांडर हुआंग का इरादा सभी दिखावटीपन को त्यागने का था, इसलिए यांग ये को लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी हालत में वह कमांडर हुआंग को जाने नहीं देना चाहता था। कमांडर हुआंग ठहाके लगाकर हंसा। उसने यांग ये को कोई जवाब नहीं दिया और पीछे खड़े पहरेदारों की तरफ देखने लगा और चिल्लाया, शियू यान को वापस ले जाओ। इसके अलावा उन दो भाड़े के सैनिकों और उस महिला को भी ले जाओ। जब तक उस महिला और उन दो आदमियों से निपटा नहीं जाता, तब तक यांग ये के हाथ में कोई सबूत नहीं होगा। उस समय यांग ये क्या कर सकता था, भले ही यांग ये एक तावीज मास्टर था? यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
ठीक इसी समय किंग होंग ने यांग ये की बांह खींची और कहा, बस बहुत हो गया। हालांकि किंग होंग अपने सामने खड़े इन शाही रक्षकों को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह बिल्कुल असंभव था। यह तब भी असंभव था, भले ही यांग ये एक तावीज मास्टर था, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती यांग ये को भी नीचे खींच सकती थी। इसलिए उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। भले ही वह अनिच्छुक थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसकी ताकत कमजोर थी और उसका दर्जा कम था, इसलिए उसे केवल दूसरों की दया पर अपमानित और तंग किया जा सकता था। बस यांग ये दंग रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम उसके साथ जाने के परिणामों को जानते हो? इसके अलावा मैं इस मामले को कैसे जाने दे सकता हूं? अंत में तुम सभी को मेरे कारण फंसाया गया, इसलिए मैं इस मामले को जाने नहीं दे सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये मुस्कुराया और पलटकर अपनी तलवार निकाली। सुनहरी तलवार की 3 लड़ियां उन 3 रक्षकों की ओर चली जो किंग होन की ओर बढ़ रहे थे। यांग यी को फिर से हमला करते देख आसपास के सभी लोग चौंक गए। वह वास्तव में ग्रैंड किन साम्राज्य का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है, और वह शाही राजधानी में सार्वजनिक रूप से साम्राज्य को भड़का रहा है। कमांडर हुआंग ने यांग ये को फिर से हमला करते देखा तो ठहाके लगाकर हंस पड़ा। यह बिल्कुल वैसा ही नतीजा था जिसकी उसे उम्मीद थी। अब वह यांग ये को मौके पर ही मार भी सकता था, क्योंकि साम्राज्य के कानून किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं करते। तीनों रक्षकों को अचानक पकड़ लिया गया और उनकी छाती स्वर्ण तलवार क्यूई की 3 लड़ियों से छेद दी गई, जिससे वे मौके पर ही मर गए। कितना दुस्साहस! कमांडर हुआंग गुस्से से चिल्लाया जब उसने देखा कि उसके अधीनस्थ वास्तव में यांग ये की तलवार के एक ही वार से मारे गए थे, और फिर उसने अपनी कलाई को घुमाया, जिससे उसके हाथ में चांदी का भाला चांदी की रोशनी की किरण में बदल गया जो यांग ये पर जा गिरा। चांदी का भाला बहुत तेज था और आसपास के सभी लोग उसे देख पाने में पूरी तरह असमर्थ थे। वे केवल ठंडी रोशनी की एक किरण देख पाए और हवा में चीरती हुई एक तेज सीटी की आवाज सुन पाए। किंग रियल्म विशेषज्ञ का हमला इतना भयानक था। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने अचानक एक अवरोही स्लैश को अंजाम दिया। टकराना! भाला तुरंत उड़ गया और उसकी गति पहले से कम नहीं थी। कमांडर हुआंग की पलकें फड़क उठीं। तलवार संप्रदाय के इस शिष्य की ताकत बिल्कुल भी सरल नहीं है। जब वह फिर से हमला करने वाला था तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि तलवार संप्रदाय का शिष्य वास्तव में उससे पहले आ गया था। उसी समय कमांडर हुआंग के दिल की गहराई से खतरे की एक तीव्र भावना तुरंत बाहर आ गई। कमांडर हुआंग मन ही मन हैरान रह गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था और न ही वह लापरवाही बरतने की हिम्मत कर सकता था। उसने अपना भाला घुमाया और उसे अपने सामने रख लिया। टकराना! चांदी के भाले से बहुत तेज आवाज निकली। कमांडर हुआंग का दाहिना हाथ सुन्न हो गया और उसके पैर जमीन पर घसीटने लगे, क्योंकि वह विस्फोटक तरीके से पीछे हट रहा था। यांग ये ने तब भौहें सिकोड़ी जब वह एक भी वार से सफलता प्राप्त करने में असमर्थ था। मेरा वर्तमान रिएक्टिव स्ट्राइक कुछ किंग रियल्म विशेषज्ञों से निपटने के लिए थोड़ा अपर्याप्त है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। कमांडर हुआंग की ओर फिर से बढ़ते हुए उसकी छवि चमक उठी। चूंकि वे युद्ध में उतर चुके थे तो उसे निश्चित रूप से एक घातक प्रहार करना था। इसके अलावा यह उसे किंग रियल्म विशेषज्ञों की ताकत का अनुभव करने का अवसर प्रदान करने के लिए हुआ। आखिरकार असेंशन रैंकर्स में भाग लेने वाले सभी राक्षसी प्रतिभाशाली लोग ऐसे अस्तित्व थे जो किंग रियल्म विशेषज्ञों के खिलाफ जा सकते थे। जहां तक नतीजों की बात है, उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन के जबरदस्त समर्थन के साथ क्या उसे इंपीरियल गार्ड के एक साधारण कमांडर से डरना होगा? बेशक यह सब इसलिए था क्योंकि वह सही था। जब तक वह सही था तब तक उसे डर नहीं था, भले ही यह मामला सम्राट द्वारा खुद संभाले जाने तक बढ़ गया हो। किसी भी अन्य स्थान पर सही या गलत की अवहेलना की जा सकती है और कानूनों की अनदेखी की जा सकती है, लेकिन शाही राजधानी में नहीं। अध्याय 167 वध। कमांडर हुआंग की आंखों में हत्या की भावना की एक झलक उभरी जब उसने देखा कि यांग ये ने वास्तव में एक बार फिर हमला किया है। कलाई घुमाते ही चांदी का भाला बिजली की तरह निकल गया। इस बार उसने पीछे नहीं हटना चाहा और उसने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की। उसने अभी अभी तलवार संप्रदाय के इस शिष्य को थोड़ा कम आंका था, लेकिन इस टक्कर ने उसे एहसास दिलाया कि अगर वह इस बच्चे को कम आंकता रहा तो वह यहां अपनी जान गंवा सकता है। कमांडर हुआंग के हाथ से चांदी का भाला छूटते ही उसमें से अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसी समय चांदी के भाले के भीतर से भाले की अनगिनत छवियां विस्फोटक रूप से बाहर निकलीं और वे बारिश की बूंदों की तरह यांग ये की ओर नीचे गिरीं। वहां भाले की बहुत अधिक आकृतियां थीं, जिससे आंखें चौंधिया जाती थीं, जिसके कारण अन्य लोग चांदी के भाले की सही स्थिति का पता लगाने में असमर्थ थे। इस भयानक हमले से सभी दर्शकों के दिलों में भय भर गया और वे जल्दी से पीछे हट गए, क्योंकि वे युद्ध से प्रभावित होने के डर से बहुत डर गए थे। यांग यी की आंखें थोड़ी बंद हो गईं। जब भाले की छवियां उससे 1.5 मीटर से कम दूरी पर थीं,
तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली, अपनी तलवार निकाली और उससे वार किया। झनकार, धातु के टकराने की स्पष्ट और मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। अगले ही पल भाले की छवियां बिखर गईं और असली भाला सामने आ गया, और यांग यी की तलवार की नोक चांदी के भाले की नोक पर जा लगी। कमांडर हुआंग का दिल कांप उठा। उसकी मायावी भाला तकनीक एक उच्च श्रेणी की गहन रैंक तकनीक थी। इसके अलावा जब वह इसे निष्पादित करता तो कुछ राजा क्षेत्र के गहनकर्ता भी उसके भाले के सही स्थान का पता लगाने में सक्षम नहीं होते। हालांकि उसके सामने खड़े इस युवक ने वास्तव में यह कर दिखाया था, और उस युवक ने इसे बहुत ही सहज और सहज तरीके से किया था। इस बार उसने यांग ये को कम आंकना पूरी तरह से बंद कर दिया था, और उसने अपने सामने खड़े युवक को अपना सच्चा प्रतिद्वंद्वी मान लिया था। यांग ये को प्रबुद्ध तलवार हृदय के लाभ का अनुभव करने वाला माना जा सकता है। जब कमांडर हुआंग ने पहले उस तकनीक को अंजाम दिया था तो उसने जानबूझकर उस तकनीक में खामियों की तलाश नहीं की थी, फिर भी उसमें खामियां स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में आ गई थीं। इसके अलावा उसने जो तलवार से वार किया वह कुछ ऐसा था जिसे उसने व्यवहारिक रूप से सहज ज्ञान से अंजाम दिया था। किसी भी मामले में जिस क्षण कमांडर हुआंग ने तकनीक को अंजाम दिया, उस क्षण से लेकर उस क्षण तक जब उसने इसकी खामी पाई और अपनी तलवार से वार किया, ऐसा लगता है कि क्रियाओं की यह श्रृंखला सहज ज्ञान से संचालित की गई थी। अतीत में जब एल्डर म्यू ने कहा था कि तलवार का एक ही वार सभी तकनीकों पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो वह उदासीन हो गया था। अब वह वास्तव में समझ गया कि प्रबुद्ध तलवार हृदय कितना फायदेमंद और भयानक था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने कमांडर हुआंग को देखने के लिए अपना सिर उठाया, और फिर उसने अपनी सांस को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया और अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटक दिया और विस्फोटक तरीके से हमला किया। वह आज इस आदमी को मार डालने पर अड़ा हुआ था। इस समय शहर के प्रवेश द्वार पर अधिक से अधिक लोग आ गए थे। केवल प्रोफाउंडर्स ही नहीं आए थे, बल्कि अन्य इंपीरियल गार्ड भी आए थे। जब उन्हें पता चला कि कमांडर हुआंग से लड़ने वाला व्यक्ति एक तावीज मास्टर था, तो उन सभी ने समझदारी से किनारे से देखने का फैसला किया और मदद नहीं की। क्या मजाक है? एक तावीज मास्टर ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकें। चलो चलो, तलवार वाला यह युवक तलवार संप्रदाय का शिष्य है न? कितनी जबरदस्त ताकत है। वह वास्तव में राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी बराबरी से लड़ने में सक्षम है। तलवार संप्रदाय वास्तव में 6 महान शक्तियों में से एक होने का हकदार है। भले ही यह हाल के वर्षों में धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहा है, लेकिन इसके आंतरिक दरबार के शिष्य बेहद राक्षसी हैं। उसकी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन इंपीरियल सिटी में ग्रैंड किन साम्राज्य के इंपीरियल गार्ड से लड़ना थोड़ा नासमझी भरा है। भले ही तलवार संप्रदाय 6 महान शक्तियों में से एक है, लेकिन यह ग्रैंड किन साम्राज्य की अवहेलना करने की हद तक दुर्जय नहीं है। अगर साम्राज्य का कोई स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ यहाँ की हलचल से घबरा जाता है, तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। क्या परेशानी है? इस युवक में इतनी जबरदस्त ताकत है। मुझे लगता है कि वह उन शिष्यों में से एक है जिन्हें तलवार संप्रदाय ने आरोही रैंकिंग में भाग लेने के लिए भेजा था। क्या आपको लगता है कि तलवार संप्रदाय ग्रैंड किन साम्राज्य को उसे दंडित करने देगा? भले ही साम्राज्य कानूनों के साथ साम्राज्य पर शासन करता है और इस बात पर जोर देता है कि कानून के सामने हर कोई समान है, क्या यह वास्तव में ऐसा कर सकता है? ठीक है, बहक मत जाना। चलो लड़ाई को ठीक से देखते हैं। प्रथम स्वर्ग क्षेत्र और राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई शायद ही कभी देखी जाती है, और यह माप स्तंभ से भी अधिक दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कमांडर हुआंग के साथ कुछ टकरावों के बाद यांग ये को कमांडर हुआंग की ताकत का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। अगर वह तलवार की मंशा का इस्तेमाल करता तो उसे कमांडर हुआंग का सफाया करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उसका तुरुप का पत्ता था, और यह कुछ ऐसा था जिसे वह प्रतियोगिता के दौरान उन राक्षसी प्रतिभाओं के लिए रख रहा था। भले ही वह अपनी तलवार की मंशा का उपयोग नहीं कर सका, फिर भी यांग ये को कमांडर हुआंग का सफाया करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था, और इसमें बस थोड़ा समय लगेगा। इस समय जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कमांडर हुआंग का सदमा बढ़ता गया। यांग यी के साथ युद्ध में इस बिंदु तक उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने तलवार संप्रदाय के इस युवक की ताकत को कम करके आंका था। चाहे उसने कोई भी तकनीक अपनाई हो, युवक वास्तव में उस तकनीक की खामियों को तुरंत पहचानने में सक्षम था, और इसकी वजह से उसे कई मौकों पर गंभीर चोट लगने की आशंका थी। यदि उसे अपनी श्रेष्ठ साधना के रूप में लाभ प्राप्त न होता, तो संभवतः अब तक वह मृत हो चुका होता। अगर वह जानता कि उन 3 भाड़े के सैनिकों का एक दोस्त है जो एक तावीज मास्टर है, और यह तावीज मास्टर ऐसा है जिसके पास इतनी भयानक ताकत है, तो वह चाहे जो भी हो, किंग होन के 3 लोगों के समूह से निपटने में जियू यान की मदद नहीं करेगा। टकराना। तलवार और भाला आपस में टकराए, जिससे चिंगारी चारों ओर फैल गई और दोनों अलग हो गए। जैसे ही वह पीछे की ओर बढ़ा, यांग ये ने अपनी बाईं हथेली की उंगलियों को आपस में दबाया और फिर कमांडर हुआंग की ओर एक व्यापक गति बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया।
सुनहरी तलवार की एक कड़ी ने हवा में चीरते हुए तेजी से सीटी बजाई और हिंसक रूप से गोली चलाई। उसी समय उसकी गहन ऊर्जा गेर शूज में उमड़ पड़ी और उसका चेहरा चमक उठा। कमांडर हुआंग के सामने पहुंचते ही उसने एक धुंधली छवि छोड़ी और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया। इस बार यांग ये ने पीछे हटने से मना नहीं किया। अपनी स्वर्णिम गहन ऊर्जा और अपनी शारीरिक शक्ति से प्रेरित होकर उसके हाथ में मौजूद वायलेट स्पिरिट तलवार ने उसके सामने की जगह को साफ साफ चीर दिया और हवा में चीरते हुए तीखी सीटी की आवाज भी गूंजी। जब उसने इस हमले से उत्पन्न होने वाली भयानक शक्ति को महसूस किया तो कमांडर हुआंग चकित रह गया। उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा चांदी के भाले में पागलों की तरह उमड़ पड़ी, जिससे वह अचानक चांदी की चमक के साथ फूट पड़ा जो चरम सीमा तक चकाचौंध करने वाला था। उसके बाद आसपास के सभी लोगों की अचंभित निगाहों के सामने उसने यांग ये की तलवार के चौंकाने वाले प्रहार की ओर भाला फेंका। टकराना। तलवार और भाले की नोक आपस में टकराई, जिससे टक्कर के बिंदु से हवा की एक लहर फूट पड़ी। इसके अलावा जिस जमीन पर वे खड़े थे वह तुरंत फट गई और हाथों जितनी मोटी दरारें तेजी से आसपास की ओर फैल गईं। कलाई के एक झटके से उसकी तलवार चांदी के भाले के पास से निकलकर सीधे कमांडर हुआंग की छाती पर जा लगी। कमांडर हुआंग ने जब यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके सामने खड़ा युवक उसके चांदी के भाले से घायल हो जाएगा इससे पहले कि उसकी तलवार उस तक पहुंच पाती। बिना किसी हिचकिचाहट के कमांडर हुआंग की बांह कांप उठी और चांदी का भाला अजगर की तरह था जिसने यांग ये की छाती पर वार किया। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी और उसके हाथ में तलवार बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई बल्कि थोड़ी तेज भी हो गई। क्या यह युवक मौत को दावत दे रहा है? क्या उसे युद्ध में लंबाई के फायदे का एहसास नहीं है? अफसोस, इस युवक की युद्ध तकनीक को अब तक तो सही कहा जा सकता था, तो उसने अब ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम क्यों उठाया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह युद्ध में जीत हासिल करने के लिए बहुत जुनूनी हो गया है? ठीक है, अगर वह यहाँ एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को हराने में सक्षम है तो उसका नाम निश्चित रूप से पूरे शाही राजधानी और यहाँ तक कि दक्षिणी क्षेत्र में फैल जाएगा। इससे पहले उसने जिस तरह से लड़ाई की है उसके आधार पर वह एक जल्दबाज और बेवकूफ आदमी नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई चाल हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के लोगों की हैरानी और दया की निगाहों के बीच कमांडर हुआंग के चांदी के भाले ने यांग ये की छाती पर वार किया। जिस क्षण यह भाला यांग ये की छाती पर लगा, कमांडर हुआंग के चेहरे पर मुस्कान अचानक से सख्त हो गई क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथ में मौजूद चांदी का भाला वास्तव में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अचानक कमांडर हुआंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि यांग यी की वायलेट स्पिरिट उसकी छाती में घुस गई थी और वहां से ताज़ा खून बह रहा था। आसपास मौजूद हर कोई अचंभित था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बेवकूफ, मैं कवच पहन रहा हूं। यांग ये ने अपनी तलवार वापस खींच ली और उदासीनता से बोला। वह स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि सबको बताए कि उसका भौतिक शरीर किंग ग्रैंड द बीस्ट से भी अधिक शक्तिशाली है। आसपास के दर्शकों को अचानक समझ आ गया जब उन्होंने यांग ये की आवाज सुनी। तो उसने कवच पहना हुआ था। केवल कमांडर हुआंग, जिसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी, अभी भी सदमे में था और उसके दिल में अविश्वास था। उसने अपना मुंह खोला और ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता है। दुर्भाग्य से यांग ये ने उसे मौका नहीं दिया। अपनी कलाई को मोड़ते हुए वायलेट स्पिरिट कमांडर हुआंग की गर्दन के नीचे घुस गई, जिससे वहां से खून की एक धार फूट पड़ी। अचानक यांग ये ने शहर की ओर देखने से पहले भौहें सिकोड़ी। इस समय दूर से एक आकृति तेजी से चमक रही थी और यांग ये ने जब इस व्यक्ति को देखा तो वायलेट स्पिरिट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि यह व्यक्ति एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था और वह ग्रैंड किन साम्राज्य का सदस्य था। यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से गर्माहट महसूस की। जब उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया तो उसने देखा कि एक सुंदर हाथ उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए था, और जब उसने देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि किंग होंग एक दृढ़ भाव से भरी आंखों से उसे देख रहा था। यांग ये का दिल गर्म हो गया और फिर उसने उसे यह संकेत देने के लिए मुस्कुराया कि सब ठीक है। यांग ये कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं था, न ही वह कोई बेवकूफ था जो परिणामों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कुछ करता था। उसने शाही राजधानी की सड़कों पर इन शाही रक्षकों को मारने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ था। जिस चीज पर वह भरोसा करता था वह स्वाभाविक रूप से उसका मालिक था। अपने मालिक के पीछे खड़े होने और इस तथ्य के साथ कि ग्रैंड किन साम्राज्य गलत था, कमांडर हुआंग शायद केवल व्यर्थ ही मर सकता था। जब उस व्यक्ति ने कमांडर हुआंग को देखा जो बेजान होकर जमीन पर पड़ा था, तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसका चेहरा तुरंत क्रूर हो गया। उसके बाद उसने यांग यी को देखा और उन्मत्त स्वर में कहा, तुम मौत के लायक हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसका शरीर चमक उठा और तुरंत यांग ये के सामने आ गया और फिर उसने अपनी हथेली यांग ये के सिर की ओर थपथपाई। अध्याय 168 दूसरा राजकुमार।
यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने देखा कि इस आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने यहां पहुंचते ही उसके खिलाफ हमला शुरू कर दिया था, और उसे सोचने का समय नहीं मिला इससे पहले कि वह अपनी तलवार निकाले और वार करे। स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ ने ठंडी आवाज में गुरगुराहट की और अपनी उंगली से वायलेट स्पिरिट को झटका दिया। उसकी तलवार से बहुत ज्यादा ताकत की एक किरण निकली, जिससे यांग ये की बांह सुन्न हो गई और उसके हाथ में मौजूद तलवार लगभग उसकी पकड़ से छूट गई। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। यांग ये की तलवार को दूर फेंकने के बाद उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद किया और उसे जोर से यांग ये की छाती की ओर मारा। मुट्ठी के पहुंचने से पहले ही उसके द्वारा बनाए गए झोंके का दबाव आ गया। इससे यांग ये के कपड़े उसके शरीर से कसकर चिपक गए, और यह इस हद तक हो गया कि उसके चेहरे पर खून की कुछ धारें दिखाई देने लगीं। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस आदमी की ताकत वाकई बहुत बड़ी है। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी जब उसने अपना बायां हाथ मुट्ठी में कस लिया और फिर उसने उसे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की मुट्ठी की ओर पटक दिया। टकराना। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। यांग ये 5 कदम पीछे हट गया, जबकि उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे ताजा खून की एक धार रिसने लगी। दूसरी ओर यांग ये के प्रतिद्वंद्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने 1 कदम पीछे ले लिया। आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने हमला जारी नहीं रखा। वह बस यांग ये को आक्रोश से देखता रहा, और आक्रोश के अलावा उसकी आंखों में आश्चर्य और भय का भी एक निशान था। इससे पहले उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे थे, इसलिए भले ही उसने युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं किया था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ सीधे विरोध कर सके। यह युवक वास्तव में कौन है? ठीक इसी समय इंपीरियल गार्ड का एक सदस्य स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ के पास आया और कहा, हेड गार्ड हुआंग, वह तलवार संप्रदाय का एक शिष्य है जो आरोही रैंकिंग में भाग लेने के लिए आया है, और वह एक तावीज मास्टर भी है। जब उसने आखिरी कुछ शब्द सुने तो हेड गार्ड हुआंग की पलकें झपक गईं। वह वास्तव में एक तावीज मास्टर है। तुमने मेरे छोटे भाई को क्यों मारा? हेड गार्ड हुआंग ने गहरी सांस ली और फिर गहरी आवाज में पूछा। हालांकि वह अपने सामने खड़े इस युवक को मारना चाहता था, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने सड़कों पर एक तावीज मास्टर को मार दिया तो उसे निश्चित रूप से तावीज मास्टर एसोसिएशन का बदला भुगतना पड़ेगा। तावीज मास्टर एसोसिएशन का बदला कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसके जैसे छोटे गार्ड प्रमुख सहन कर सकते थे। जब यांग यी कुछ कहना चाहता था, तभी एक गाड़ी अचानक धीरे धीरे आती हुई वहां पहुंची। आसपास के सभी लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब उन्होंने गाड़ी को देखा। गाड़ी को खींचने वाले घोड़े पवन सवार थे, और गाड़ी पर 4 जीवंत सुनहरे ड्रैगन उकेरे गए थे। शाही राजधानी में केवल ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही घराने ने ही अपने गाड़ियों पर ड्रैगन अंकित करने का साहस किया था। यहाँ क्या हुआ? गाड़ी के अंदर से एक आवाज धीरे से सुनाई दी। हेड गार्ड हुआंग गाड़ी के पास गया और सम्मानपूर्वक झुककर बोला, दूसरे राजकुमार, मेरे छोटे भाई को इस आदमी ने सड़क पर मार डाला। वह एक तावीज मास्टर है। उसने सड़कों पर मेरे साम्राज्य के शाही रक्षकों को मार डाला। गाड़ी का दरवाजा धीरे से खोला गया और फिर 20 साल की उम्र के आसपास का एक युवक जो पीले रंग का लबादा पहने हुए था, जिस पर ड्रैगन की कढ़ाई की गई थी, गाड़ी के अंदर से बाहर आया। युवक ने कमांडर हुआंग की लाश को देखा जो जमीन पर पड़ी थी, और फिर उसने यांग यी को देखा और कहा, मैंने पहले सुना था कि तावीज मास्टर्स बेहद घमंडी होते हैं, फिर भी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज ऐसा देखूंगा। तुम्हें मेरे साम्राज्य के शाही रक्षकों को मारने की हिम्मत और अधिकार किसने दिया? मैंने पहले भी सुना है कि साम्राज्य के शाही रक्षक बहुत घमंडी होते हैं। यांग ये ने युवक की आंखों में देखा और कहा, अब मुझे इसका सही अनुभव हो गया है। किसने शाही रक्षकों को एक तावीज मास्टर को मारने का अधिकार और दुस्साहस दिया? क्या यह तुम्हारा शाही घराना था? अगर युवक ने उसके साथ समझदारी से बात की, तो वह भी समझदारी से बात करेगा। जाहिर है, युवक ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह ऐसा करने की कोशिश करे। क्या तुम्हारा साहस और आत्मविश्वास तावीज मास्टर एसोसिएशन से आता है? युवक ने यांग ये को देखा और कहा, अगर ऐसा है, तो मुझे तुम्हें यह बताने की इजाजत दो कि तावीज मास्टर होने की पहचान तुम्हें नहीं बचा पाएगी। मुझे देखना है कि आज तावीज मास्टर को मारने के बाद तावीज मास्टर एसोसिएशन बदला लेगा या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवक ने हेड गार्ड हुआंग की ओर देखा और कहा, उसे मार डालो। मैं हर चीज की जिम्मेदारी लूंगा। जब उन्होंने युवक की बात सुनी, तो आसपास के सभी पहरेदारों की निगाहें उसे देखने के लिए जोश से भर गईं। इन पहरेदारों को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा राजकुमार वास्तव में उनके लिए एक तावीज मास्टर को नाराज कर देगा। खासकर हेड गार्ड हुआंग, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। जब युवक ने आसपास के गार्डों की निगाहें देखी तो उसने थोड़ा सिर हिलाया, क्योंकि एक तावीज मास्टर को मारकर उनका समर्थन प्राप्त करना वास्तव में सार्थक था। जहां तक तावीज मास्टर एसोसिएशन की बात है, उसके वहां संपर्क थे, और वे लोग एक छोटे ग्रेड 4 तावीज मास्टर को मारने के परिणामों से निपट सकते थे।
हेड गार्ड हुआंग धीरे धीरे यांग ये की ओर बढ़ा और चलते चलते उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। क्या तुम उन नीच भाड़े के सैनिकों के लिए खड़े नहीं होना चाहते थे? मैं तुम्हें उन्हें मारते हुए देखने दूंगा, खासकर उस सुंदरी को। तुम चिंता मत करो, मेरे गार्ड में मौजूद सैकड़ों भाई उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द अपने छोटे भाई से मिल जाओगे। यांग ये ने हेड गार्ड हुआन को देखा, जबकि उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई और घातक रक्त का मोती पागलपन की हद तक घूमने लगा। इस समय उसने निर्णय लिया था कि वह इस आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डालेगा, भले ही इसके लिए उसे मोती को उजागर करना पड़े। हाहा, हेड गार्ड हुआंग जोर से हंसा और बोला, मुझे मार दोगे? तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ आओ मुझे मार दो, मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे मारते हो। मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक उसी समय जब यांग ये ने घातक रक्त का मोती वापस लेने का फैसला किया, एक छोटी और नाजुक आकृति अचानक भीड़ से बाहर निकली। यांग ये को देखते ही इस आकृति की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, छोटे मजदूर, यह वास्तव में तुम हो। वह कोई और नहीं बल्कि छोटी शैतान बाओ थी। यांग ये ने बाओ र को देखते ही तुरंत घातक रक्त के मोती का उपयोग करना छोड़ दिया और उसने सीधे कहा, बाओ र, क्या आपके पास कोई तकनीक तावीज है? जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। बाओ र ने पलकें झपकाईं और कहा, तुम किसी को उड़ा देना चाहते हो? यांग ये ने जोर से सिर हिलाया। बाओ एर ने पलटकर हेड गार्ड हुआंग की ओर इशारा किया और फिर पूछा, उसे? यांग ये ने एक बार फिर जोर से सिर हिलाया। मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये की सहमति की प्रतीक्षा नहीं की। उसने अपने सामने की थैली से ताबीजों का एक बड़ा गुच्छा निकाला और फिर उसने उसे हेड गार्ड हुआंग की ओर फेंक दिया। वह यांग ये को दूसरों को उड़ाने जैसा कुछ मजेदार करने की अनुमति कैसे दे सकती थी? इसके अलावा काम पूरा होने के बाद उसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी थी। जिम्मेदारी किसे लेनी होगी? यह स्वाभाविक रूप से यांग ये था, क्योंकि वह उसकी मदद कर रही थी। उस गुच्छे में 10 से ज्यादा तावीज थे। जहां तक उनके रैंक का सवाल है, बाओ एर को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसे बस उन्हें फेंकना था। हेड गार्ड हुआंग के मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी जब उसने उन तावीजों को अपनी ओर उड़ते देखा। तुम मुझे सिर्फ कुछ तकनीक तावीजों से मारना चाहते हो? ये दोनों लोग वाकई बहुत भोले हैं। दूसरी ओर दूसरे राजकुमार की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई थी और वह अचानक चिल्लाया, सावधान, उनमें उच्च श्रेणी की तकनीक के तावीज हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा विस्फोटक रूप से पीछे की ओर चमक उठा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे ताबीज सक्रिय हो चुके थे। तावीज हवा में विस्फोटक ढंग से फट पड़े और फिर मानव सिर के आकार के आग के गोले, भुजाओं जितनी मोटी बिजली की कौंध, हवा के तेज झोंके जो हवा में सीटी बजाते हुए निकले, बर्फ के क्रिस्टलों का घना विस्तार। सभी प्रकार के हमले हेड गार्ड हुआंग पर इस प्रकार बरस पड़े जैसे बारिश हो रही हो। हेड गार्ड हुआंग के हाव भाव बदल गए और आसपास के लोगों के हाव भाव भी बदल गए। टकराना। शहर के प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत बड़ा विश्व हिलाने वाला धमाका हुआ और गूंज उठा तथा धरती हिंसक रूप से कांप उठी। इस समय कुछ 100 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों ने इस भयंकर धमाके को सुना और शाही राजधानी के भीतर अनगिनत लोग चौंक गए। शाही रक्षक और उसके गुप्त बलों के असंख्य सदस्य शहर के प्रवेश द्वार की ओर पागलों की तरह बढ़े। धूल और गंदगी छंट गई और एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया जो लगभग 60 मीटर गहरा और 30 मीटर चौड़ा था। हेड गार्ड हुआंग के लिए वह स्वाभाविक रूप से जीवित था, हालांकि वह अच्छी स्थिति में नहीं था। इस समय उसका पूरा शरीर चिथड़ों से ढका हुआ था। विस्फोट से उसके बाल खड़े हो गए थे, उसका चेहरा काला और खून से लथपथ था और उसका शरीर लाल और बैंगनी रंग के धब्बों से ढका हुआ था। सिर्फ हेड गार्ड हुआंग ही नहीं, बल्कि आसपास के प्रोफाउंडर भी बेहद दयनीय स्थिति में थे, क्योंकि वे समय रहते तावीजों के फटने से बच नहीं पाए। इसलिए जैसे ही उसने विशाल छेद को देखा, यांग ये ने मुंह में लार भर ली। यहां तक कि पृथ्वी रैंक की युद्ध तकनीक भी इतनी तबाही मचाने में सक्षम नहीं हो सकती। दूसरे राजकुमार की पलकें अचानक फड़क उठीं। वह तावीजों के प्रभाव से हैरान नहीं था, वह हैरान था कि यह छोटी लड़की वास्तव में तकनीक तावीजों का एक बड़ा गुच्छा उठाने में सक्षम थी और उनमें उच्च श्रेणी के तावीज भी थे। उच्च श्रेणी की तकनीक वाले तावीज। यहां तक कि उसे भी ऐसे तावीज प्राप्त करना मुश्किल लगा। छोटा मजदूर, वह वाकई बहुत ताकतवर है। वह वास्तव में अभी भी जीवित है। बाओ एर ने हेड गार्ड हुआंग को देखा और थोड़ा आश्चर्य से बोला, छोटी कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेड गार्ड हुआंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई और फिर वह बाओ एर पर पागलों की तरह टूट पड़ा। यह सुनकर यांग ये की नजर हेड गार्ड हुआंग की ओर दया से भर गई। अब यह आदमी मर चुका है, चाहे कुछ भी हो। अब तो साम्राज्य का सम्राट भी इसकी जान नहीं बचा पाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।